Good evening to all of you. Today we are discuss about replication of DNA. आप सभी का मेरे इस चैनल बेस्ट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में होता ये है कि जो एक ओल्ड डीएनए होता है वो अब उसकी जो आर्म्स हैं वो अनवाइंड हो जाती हैं। ये आपका एक डीएनए है, इसकी आर्म्स आपका कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में अनवाइंड हो जाएंगी और इसके ऊपर एक नए जो डीएनए आपका चेन है उसकी सिंथेसिस हो जाती है। इससे होता ये है कि हमारे एक डीएनए से कंप्लीट 2 डीएनए हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका जब सेल डिवीज़न होता है तो जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बना लेता है, तो सेल डिवीज़न में आपका जो डीएनए है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट से सेंस है कि सेम डीएनए आपका जो डॉटर सेल है उसमें आपका चला जाता है। तो ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का जो प्रोसेस है ये काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है और बेसिकली ये आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में लगभग सेम होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स का जो सेल है तो उसमें आपका जो डीएनए होता है वो आपका काफ़ी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी डेवलप्ड डीएनए होता है, तो इसकी प्रोसेस जो है थोड़ा सा टिपिकल होती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें कुछ एंजाइम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्रोसेस सबसे पहले होता कैसे है, माना जाए ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये इसी का एंटीपैरलर ये एक डीएनए स्ट्रैंड है आपका। अब होता ये है कि जब ये डीएनए, चूंकि अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट सेल में डीएनए बहुत बड़ा होता है, बहुत उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो सुपर कॉइलिंग फॉर्म में रखा रहता है। तो उस छोटी सी जगह पर कंप्लीट जो डीएनए आपके स्ट्रैंड्स हैं इनको कंप्लीटली अलग करना और अलग करने के बाद अलग अलग चेन पे अलग अलग उनकी जो आपका नाइट्रोजनस बेस हैं और जो अदर सब्सटेंस है उनका निर्माण करना काफ़ी टिपिकल है। तो ये प्रोसेस जब होती है तो डीएनए का जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपका अनवाइंड हो जाता है। जैसे कि मान लो डीएनए है तो इस डीएनए का जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपका अनवाइंड हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये पार्ट है, अब ये डीएनए जो है इस डीएनए का कुछ थोड़ा सा जो उसकी आर्म्स हैं वो अनवाइंड हो जाती हैं, मतलब ये इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। तो सबसे पहला जो काम हुआ वो इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये बॉन्डिंग थी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर इसको अनवाइंड करना है तो सबसे पहले इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना होगा। तो इसके लिए आपका जो एंजाइम वर्क करता है वो है आपका हेलिकेज। हेलिकेज जो एंजाइम है ये आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है। पूरा डीएनए आपका स्ट्रैंड है, उस डीएनए स्ट्रैंड में से थोड़े से पार्ट के उसने आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इस एंजाइम ने, हेलिकेज एंजाइम ने इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। नतीजा ये हुआ ये आपका अनवाइंड हो गया। अब होता ये है कि जब ये अनवाइंड हो गया तो उसके बाद अगर आप देखें, अगर कोई दो तार, बिजली के 2 तार जैसे आपस में मिले हुए हैं, उनको आप खींचें तो वो उस समय तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो वापस फिर वो ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसमें जो ये ऐंठन होती है, ट्विस्टिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने ब्रेक तो कर दिया लेकिन इनमें अट्रैक्शन ज़बरदस्त होता है।
तो अट्रैक्शन को कम करने और जो इनके बीच की एक प्रकार से जो ट्विस्टिंग है, बेसिकली जो ट्विस्टिंग है, अगर हम उसकी ट्विस्टिंग को ख़त्म कर दें, यानी उस ऐंठन को ख़त्म कर दें, तो ये फिर आपस में ये सिरे नहीं जुड़ेंगे, तभी हमारा प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो हेलिकेस एंजाइम था उसने इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ब्रेक कर दी। नतीजा जो ये हुआ कि दोनों सिरे अलग हो गए। अब इनके दोनों जो आपका जो स्ट्रैंड है, इनकी ऐंठन को यानी ट्विस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर ट्विस्ट बना रहेगा तो वो वापस फिर कंबाइन कर जाएंगे। मसलन अगर हमने बिजली के दो तार अगर आपस में लिपटे हुए हैं, उनको हमने ताकत से हटाया तो, लेकिन अगर हम वो फोर्स हटा देंगे तो वो फिर जो आपका एक ट्विस्टिंग फोर्स है उसके अकॉर्डिंग वो फिर कंबाइन हो जाएंगे, यानी वो फिर क्वाइल्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म इसमें वर्क करती है। एक एंजाइम है आपका टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज जो है ये इसके पीस को ब्रेक करता है। ब्रेक करने से मतलब है कि इसको काट देता है। अब इसके होगा ये कि जब ये आपका दोनों सिरे अलग हो गए तो ये अपनी जो ट्विस्टिंग है, इसकी ट्विस्टिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप कोई सिरा आप तोड़ दें उस तार का तो वो अपना ट्विस्टिंग पूरा जो है वो मूव करके अपनी जो ट्विस्टिंग है उसको ख़त्म कर लेगा। तो जब इसकी ट्विस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी अगर हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, बीच से थोड़ा सा एक कट लगा दिया, तो ये कट लगने पर जो इसकी ट्विस्टिंग है और इस वाले वायर की ट्विस्टिंग है, ये ट्विस्टिंग थोड़ी सी आपकी जब ख़त्म हो गई, उसके बाद ये आपका टोपोआइसोमेरेज इसको वापस रीसील कर देता है। यानी कि ये आपका जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है ये अपनी ज़रूरत के अनुसार हो सकता है एक जगह या एक से ज़्यादा जगह पर कट लगाए, और उसकी जब ट्विस्टिंग ख़त्म हो जाए तो ये वापस उसको रीसील कर दे। वापस ये आपका रीसील हो गए। इससे हुआ ये कि जो ट्विस्टिंग थी इनके बीच में, जो एक ऐंठन थी, वो ऐंठन इनकी ख़त्म हो गई। अब ये दोनों सिरे अपने अपने क्षेत्र पे रहेंगे। तो इनके बीच के हमने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए हेलिकेस एंजाइम से, और जो आपका हेलिकेस एंजाइम से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करे, फिर उसके बाद टोपोआइसोमेरेज से इसमें कट लगा करके इसकी ट्विस्टिंग को कम करा और वापस इसको रीसील कर दिया हमने। ये दोनों जो वर्क हैं ये आपका टोपोआइसोमेरेज से ही होते हैं। इसमें आपका चूंकि चेन के बीच में आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है और वापस फिर इस चेन को रीसील कर देता है। इससे हुआ कि इस पोर्शन की जो ट्विस्टिंग है वो अब खत्म हो गई। लेकिन फिर भी चूंकि इनमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में अट्रैक्शन बहुत होता है। तो हो सकता है अगर ये थोड़ा सा भी अगर बेंड हुए या कोई ऐसा पोजीशन में पहुंचे, तो हो सकता है ये आपस में अट्रैक्ट होकर के वापस से फिर कंबाइन कर जाएं। तो उससे बचने के लिए आपका जो थर्ड आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ये अपना वर्क करती है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये एज ए क्लिप की तरह वर्क करती है और एक प्रकार से इसको अपनी अपनी जगह पर एक स्टेबल कंडीशन में रख देती है। यानी कि अब ये जो सिरे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के इन्फ्लुएंस में अब पास में नहीं आ सकते। तो तीन टाइप के जो आपका कंपोनेंट थे, पहला हेलिकेस एंजाइम जिसने इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सेकंड था टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज ने आपका इनके बीच के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करा, और ट्विस्टिंग कंप्लीट हो जाने पर जब वो उनकी ट्विस्टिंग का जो पूरी स्ट्रेंथ ही कम हो गई तो वापस उसको रीसील कर दिया। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ने इनको ऐसा बाइंड करा कि ये अपनी अपनी क्षेत्र पे सीमित हो गए, यानी कि अब ये चाह कर भी वापस अब नहीं आ पाएंगे। अब जब ये इतना काम हो जाता है तो अब उसके बाद हमारा जो मेन एंजाइम है वो वर्क करेगा। मेन एंजाइम आपका होता है डीएनए पॉलीमरेज
जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है जब आता है तो ये चेन आपका टेम्पलेट की तरह वर्क करती है और इसी के एंटी पैरेलल, इसी के अकॉर्डिंग एक नई चेन का निर्माण होता है। यानी कि जब ये अलग हो गए तो ओल्ड चेन एक रहती है, मान लो ये ओल्ड चेन है, तो एक न्यू चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए इसी को थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये आपका एक डीएनए का पोर्शन है और इतना पोर्शन जो है ये आपका अनवाइंड है इन तीनों कंपोनेंट की हेल्प से। अब जब ये अनवाइंड है तो ये आपके दोनों चेन आपके कहलाएंगे टेम्पलेट चेन, यानी ये एक सांचे की तरह वर्क करेंगी। इनमें आपका जो भी नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं और इसी नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग, इसी के एंटी पैरेलल दो चेन का निर्माण होगा। ये जो निर्माण होता है ये होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। तो अब यहां पर जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहां पर उसने आपका एंट्री करी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने अपनी जो फंक्शनिंग है वो इस चेन पे स्टार्ट करी। मान लो इस छोटे से जो एरिया है, इतना जो आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये आपका, ये जो हमने सर्कल करके दिखाया है, तो ये दिखाया है कि आपका डीएनए पॉलीमरेज अब इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब जब डीएनए पॉलीमरेज इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है तो होगा ये कि आपका चेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक खास बात ये होती है कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है ये नई चेन की सिंथेसिस तो करता है, नई चेन जो है उसकी सिंथेसिस करेगा, लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर पाता है ये, यानी स्टार्टिंग जो चेन की वो उसको कैपेबल नहीं होता है उसके लिए। तो स्टार्टिंग के लिए मान लो जैसे ये चेन है आपकी, कि न्यू चेन आपकी ये बनेगी, ये चेन बनी, तो ये स्टार्टिंग का पोर्शन जो है स्टार्टिंग नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग इसको चाहिए कोई कोड, उसके बाद ये आगे का जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट कर देगा। सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि ये आपका जो डीएनए की जो चेन है उसकी सिंथेसिस की स्टार्टिंग नहीं कर सकता। इसके लिए इसको कोई एक कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट आपका होता है प्राइमर। तो प्राइमर यहाँ पर यूज होता है, वो होता है आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि हम बना रहे हैं डीएनए और यूज कर रहे हैं आरएनए। तो आरएनए प्राइमर इसलिए यूज होगा क्योंकि अगर डीएनए प्राइमर यूज किया जाए तो उसका भी कोई ना कोई निर्माण करेगा, लेकिन अगर ये निर्माण ही कर लेता तो हमें आरएनए प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ती। तो इस वजह से चूंकि ये सिंथेसिस नहीं कर पाता है, स्टार्टिंग नहीं कर पाता है, तो एक एक आपका आरएनए प्राइमर यहाँ पर आता है। दोनों सिरों पे आपका जो आरएनए प्राइमर है वो अटैच हुआ। तो जब अटैच हो गया तो अब इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये आगे की जो चेन है इसका फॉर्मेशन ये स्टार्ट कर देगा। उसी के आपका जिस जो नाइट्रोजनस बेस होगा उसी के अकॉर्डिंग, मान लो ए है तो टी का फॉर्मेशन करेगा, टी है तो जी का फॉर्मेशन करता हुआ ये अपनी चेन आपका स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है ये जब चेन की सिंथेसिस करता है तो ये आपका जब न्यू चेन की सिंथेसिस करेगा तो ये केवल आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कि जब न्यू चेन की सिंथेसिस होती है तो सिंथेसिस ये केवल इसी डायरेक्शन में करेगा, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करेगा। अब जब ये कंडीशन आ गई तो चूंकि ये तो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसकी जो आपका चेन बनेगी वो बनेगी आपका 5 प्राइम
टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर तो आपका जब ये आपका चेन का फॉर्मेशन होगा तो ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये आपका आसानी से बनती चली जाएगी। यानी आपका आरएनए प्राइमर स्टार्टिंग में है तो ये इस डायरेक्शन में तो आपका आसानी से चेन यानी न्यू चेन बनती चली जाएगी। स्टार्टिंग में इसको प्राइमर मिल गया तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आपका डायरेक्शन भी इसका, चूंकि नई चेन की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी 5 डैश टू 3 डैश करेगा। तो ये आपका जब आरएनए प्राइमर आया तो इस आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ये आपका न्यू चेन की सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में करता हुआ चला जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है हमको इस नीचे वाली चेन में। चूंकि आपका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो यहां पर जो आपका न्यू चेन की सिंथेसिस होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। यानी ये 3 प्राइम से आपका 5 प्राइम तक ये चेन का फॉर्मेशन करेगा। और ये कह रहा है कि जो न्यू चेन की सिंथेसिस करते हैं तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम करते हैं। ये किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है, यानी न्यू चेन की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। अब जब यहाँ ये नई चेन की ये कंडीशन आ गई तो होता ये है कि जैसे मान लो इतने एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है आपका पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प का, ये डीएनए पॉलीमरेज का, तो इतना पोर्शन इसके इन्फ्लुएंस में है और यहाँ पर आपका प्राइमर है। तो जब प्राइमर आपका ये आ जाता है तो ये आपका जो चेन की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा वो आपका इस डायरेक्शन में करेगा। यानी प्राइमर इस साइड आया और ये आपका प्राइमर इस स्टार्टिंग में आ गया और ये आपका इतने पोर्शन में ये चेन इस डायरेक्शन में आपका सिंथेसिस कर देगा। यानी जितने एरिया में आपका डीएनए पॉलीमरेज था, इसने आपका ये आपका आरएनए प्राइमर है तो आरएनए प्राइमर की हेल्प से इस डायरेक्शन में इसने चेन की सिंथेसिस इतने पोर्शन में कर दी। और ये जब इसमें आपका आगे ये आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जब आगे इसमें आपका मूव करेगा तो जैसे मान लो आपका ये नेक्स्ट टाइम में आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो आपका इस पोर्शन में आया तो ये चेन तो अपनी कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करती चली जा रही है। यहाँ प्राइमर मिल गया, अब ये प्राइमर यहीं रहेगा। ठीक है, प्राइमर अब नहीं जाएगा क्योंकि इसने स्टार्टिंग कर दी। केवल स्टार्टिंग के लिए चाहिए था, बाकी तो वो चेन बना ही लेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो स्टार्टिंग में आपका आरएनए प्राइमर आ गया और उसके बाद ये कंप्लीट चेन अपना सिंथेसिस करता हुआ चला जाएगा। प्राइमर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो नीचे वाली चेन है तो यहाँ पर आपका प्राइमर अटैच हुआ, इतनी इसने सिंथेसिस कर दी। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट प्राइमर चाहिए, ये फिर इतनी चेन की सिंथेसिस करेगा। डायरेक्शन अपना ये जो रखेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पर तो ये आपका स्मूथली विदाउट एनी ब्रेकेज ये कंटिन्यू करता चला जाएगा। लेकिन जो आपका नीचे वाला पोर्शन है इसमें ये पार्ट में करेगा। यानी जैसे जैसे आपका मिलेगा वैसे वैसे ये अपना छोटे छोटे पीसेस में सिंथेसिस करता हुआ चला जाएगा। और सिंथेसिस के साथ हर बार उस पोर्शन में इसको आरएनए प्राइमर चाहिए, जबकि यहाँ ऊपर वाली कंडीशन में आपका प्राइमर केवल एक ही बार यूज हुआ, पूरी चेन की सिंथेसिस करता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हर बार अपना प्राइमर यूज करेगा और अपनी चेन की सिंथेसिस उसी के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पीसेस में करेगा। अब ऊपर वाला तो आपका कॉन्टिन्यूअस करता चला जाएगा और ये अपनी चेन पूरी फॉर्म्ड कर लेगा। जैसे जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, यानी डीएनए पॉलीमरेज एट लास्ट आपका जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये कंप्लीट चेन अपनी यहाँ तक बना चुका होगा। लेकिन इसी के विपरीत जो ये छोटा वाला ये नीचे वाला जो पोर्शन है तो ये अपनी चेन छोटे छोटे पीसेस में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करेगा।
यानी कहने का मतलब ऊपर वाली जो आपकी सिंथेसिस होगी, यानी जो आपका टेम्पलेट चेन थी, तो वो आप टेम्पलेट चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, तो जो न्यू चेन की सिंथेसिस हुई वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुई, यानी 5 डैश टू 3 डैश, और ये न्यू चेन की सिंथेसिस 5 डैश टू 3 डैश करता है, तो ये आपका इसी पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस करता हुआ चला गया। लेकिन नीचे वाला जो है, तो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड में, छोटे छोटे पीसेस में ये अपना जो है कॉन्टिन्यूएशन में, छोटे छोटे पीसेस में अपनी जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यू करता है। ऊपर वाली कंप्लीट एक हो गई, नीचे वाले छोटे छोटे स्ट्रैंड हुए। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि ये छोटे छोटे पीसेस ऐसे ही रहते हैं। बाद में अपना ये जो आपका, जैसे यहाँ पर आपका आरएनए प्राइमर है, तो ये डीएनए है, तो यहाँ आरएनए तो यूज़ होगा नहीं, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इस पोर्शन में इसी के अकॉर्डिंग न्यू चेन की सिंथेसिस कर दी जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहाँ पर अपना न्यू चेन की सिंथेसिस इसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से कर दी जाएगी और ये अपनी कंप्लीट हो गया। यही पोर्शन आप, यही काम अपना यहाँ पे होता है कि ये जो आपका पूरे प्राइमर हैं, इन प्राइमर को रिमूव किया जाता है और इस पोर्शन की जो सिंथेसिस है, इस चूँकि आरएनए तो चाहिए नहीं डीएनए में, तो इसको हटा दिया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग जो भी अपना टेम्पलेट चेन के अकॉर्डिंग जो भी अपना नाइट्रोजनस बेस बनता है, उतने पोर्शन में वो जहाँ से प्राइमर हटा है उसको वो कंप्लीट करके, और ये पूरी जो है ये छोटे छोटे पीसेस कंप्लीट हो जाते हैं विदाउट प्राइमर के। ठीक, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ स्पेस रहती है, तो वहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम इनको लॉक कर देता है, यानी इनको जोड़ देता है। एट लास्ट हमारा कंप्लीट चेन बन जाती है। जब ये छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में रहते हैं तो इनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। चूंकि ऊपर वाली चेन तो कंप्लीट बनी थी तो उसमें तो आपके फ्रैगमेंट्स थे नहीं, लेकिन नीचे वाली ये जो चेन थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी जो न्यू चेन सिंथेसिस हुई थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये छोटे छोटे पीसेस में हुई थी और इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट ही रहता है, क्योंकि ये आपका सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेगा। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो है एक साइंटिस्ट थे रीजी ओकाज़ाकी, इन्होंने 1968 में इन फ्रैगमेंट्स को देखा था। बाद में अपने नाम पर ही जो रीजी ओकाज़ाकी थे, इन्होंने अपने नाम पर ही इन फ्रैगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कह दिया। तो इस तरह जो आपका जो डीएनए है, ये डीएनए से आपका एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये आपका एक कंप्लीट, ये ऊपर वाला जो है ये आपका एक कंप्लीट डीएनए बन जाएगा और इसी तरह ये नीचे वाला एक कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। यानी ये चेन अगर ऊपर कॉन्टिन्यूएशन में रहेगी तो एट लास्ट ये दोनों अलग होते चले जाएंगे और एक कंप्लीट हमारा एक ओल्ड डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे, जिसमें आपका एक ओल्ड चेन होगी, एक ओल्ड चेन होगी, एक न्यू चेन, एक ओल्ड चेन, एक न्यू चेन। अब यहाँ पर एक बात और कि आपका ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट चेन थी ओल्ड वाली, तो इसमें आपका फॉर्मेशन हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चूंकि इसमें कॉन्टिन्यूएशन में हुआ, कोई ब्रेकेज नहीं हुआ, तो इस वाली जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस चेन को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो आपका स्ट्रैंड था, तो ये काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में आपका इसका फॉर्मेशन होता है, लैग रहता है, तो इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो कॉन्टिन्यूएशन में अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो स्ट्रैंड हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और अगर छोटे छोटे पीसेस में हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड।
आपको जो ध्यान रखना है कि जो न्यू चेन की सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो अगर उसका टेम्पलेट चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तभी जो न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो ये चेन आपकी कॉन्टिन्यूएशन में यानी लीडिंग स्ट्रैंड की तरह इसका फॉर्मेशन होगा। और जो चेन आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी तो इसमें आपका जो फॉर्मेशन होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो इसमें आपका चूंकि न्यू चेन की जो सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो उस कंडीशन में ये अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे आपका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन अगर हम इधर से छोटा सा पीस लेंगे, अगर ये देखेंगे तो ये इसका 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। तो डायरेक्शन हमें क्या चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये अपना चेन इस डायरेक्शन में यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस कर लेता है। अब इस डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए ये छोटे छोटे पीसेस में फॉर्मेशन करता है। बाद में आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है। ऊपर वाली चेन में तो वो स्टार्टिंग में ही रहता है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि यहाँ छोटे छोटे पीसेस में फॉर्मेशन होता है यानी छोटी छोटी जगह से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए हर चेन में आपका आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है और ये अपने छोटे छोटे चेन के फॉर्मेशन को कर लेता है। एट लास्ट जो आरएनए प्राइमर है उनको रिमूव कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग चेन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, सिंथेसिस कर दी जाती है। और जहाँ जहाँ ब्रेकेज होता है उसको आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लॉक कर दिया जाता है और इससे ये आपका जो कंप्लीट एक न्यू चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे होता ये है कि आपका जो डीएनए है इससे हमको कंप्लीट 2 डीएनए मिल जाते हैं, जिसमें आपका एक ओल्ड चेन, एक न्यू चेन, एक ओल्ड चेन और एक न्यू चेन। तो इस तरह ये जो आपका थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के समझेंगे तो ये आपको काफ़ी स्मूथली समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।